नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबर। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर है कि अमेरिका और इंडिया का जो है ट्रेड डील हो गया और इसका अनाउंसमेंट कल ट्रंप ने जो है अपने सोशल ट्रूथ में किया गया। फिर व्हाइट हाउस उसको कंफर्म किया। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है ट्वीट आया और इस तरीके से एक जो बड़ा डेडलॉक फंसा हुआ था वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अब इसमें जो टैरिफ लगाए गए थे 50% लग गया था, चूँकि 25% जो है रसिया के साथ तेल मंगवाने के कारण था और बाकी 25% था। तो जो रसिया से जो तेल मंगवाने वाला 25% लगा था उसको कम्प्लीटली हटा दिया गया और जो बचे 25% उसको घटाकर 18% कर दिया गया, जो एक बहुत ही शानदार खबर है। और इसका परिणाम यह है कि गिफ्ट निफ्टी जो है इस समय 3% के आसपास ऊपर उछला हुआ है और इसका इम्पैक्ट जो है हमारे शेयर बाजार में भी देखने को मिलेगा और कम से कम 20 से 22 शेयर्स पे जो है इसका बहुत शानदार इम्पैक्ट पड़ेगा। खासकर टेक्सटाइल वाले जितने भी शेयर्स हो गए, लेदर हो गया जो है, और जो इंडस्ट्री को देखा जाएगा जिसमें कि जेम्स एंड ज्वेलरी है, इस पर काफ़ी ज़बरदस्त असर पड़ेगा। साथ में एक बड़ा पॉजिटिव वाइब बनेगा जो है पूरे शेयर बाजार के लिए। तो शेयर बाजार में जो है आज तूफानी तेज़ी देखी जा सकती है इस चीज़ पे। और इसमें जो बात कहा गया ट्रंप की तरफ से कि जो रसिया से जो तेल मंगवा रहा था और जिसके कारण यूक्रेन लड़ाई को जो सपोर्ट मिल रहा था, वो भारत ने उस पर प्रॉमिस किया है कि वो रसिया से तेल नहीं मंगवाएगा और उसके बदले में वो तेल जो है वो वेनेजुएला से लेगा। देखिए, वेनेजुएला का तेल जो है वो हार्ड ऑयल है और एक सॉफ्ट ऑयल होता है। और लेकिन पहले भी हम लोग वेनेजुएला से तेल आता रहा था, खासकर जो है रिलायंस जो है उनसे तेल मंगवाता था। बीच में जो है ये चूँकि जो डिस्टर्बेंस हो गया था उसके बाद से बंद हो गया था। ये सब डिप्लोमेटिक लेवल पे ये तमाम चीज़ें होती रहेगी, लेकिन इसका सबसे बड़ा एक असर देखा जा रहा है कि हमारे शेयर बाज़ार में इसका काफ़ी पॉजिटिव असर होगा और साथ में जो अर्थव्यवस्था पे भी एक जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा उसका। चूँकि दो बड़े डील हो गए, एक तो यूरोपियन यूनियन के साथ जो हो गया हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और दूसरा जो है ये जो है अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुआ है। अब इसमें जो अमेरिका से और हमारा जो ट्रेड है इस समय वो लगभग 12 लाख करोड़ का है, जिसमें से लगभग 8 लाख करोड़ जो है हम उनको सामान भेजते हैं और 4 लाख करोड़ के आसपास उनसे मंगवाते हैं। एग्जैक्टली अगर उसको कहा जाए तो 11.91 लाख करोड़ का है। और एक बड़ा इम्पैक्ट देखा गया है कि जो हमारा रुपया फिसल रहा था, जो 91 के ऊपर पहुंच गया था, इस समय 90.35 पे आया है, एक बड़ा सुधार हुआ है। और इस चीज़ को देखते हुए कि एफआईज जो लगातार बेच रहा था, अब एफआईज की वापसी होनी चाहिए, क्योंकि एक तो हो गया कि रुपया जो है, और जैसे से ये चीज़ें होंगी रुपया थोड़ा और मजबूत होना चाहिए। और 6 तारीख को जो है आरबीआई की बैठक भी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी कुछ जो है स्टेप्स लिए जाएंगे, वो भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रहेगा। तो कुल मिलाकर जो शेयर बाज़ार जो कई जो है महीनों से जो दबा कुचला हुआ था, वहाँ पे एक लहर, पॉजिटिव लहर देखी जा सकती है। कल बाज़ार में जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा था, 262 पॉइंट ऊपर उछला था निफ्टी, 1.06% के आसपास जो है। और सेंसेक्स जो है वो लगभग 943 पॉइंट्स ऊपर उछला। और मिड कैप स्मॉल कैप में भी तेज़ी रही थी, सब में 1% से नीचे की तेज़ी थी, लेकिन पीएसयू में जो है 1.56% की तेज़ी रही थी। कल डीआईस जो है उसकी खरीदारी रही थी लगभग 2500 करोड़ के आसपास का, लेकिन एफआईज की बिकवाली थी कल 1832 करोड़ की बिकवाली हुई थी। अब हम लोग चूंकि शेयर बाजार पे बात कर रहे हैं तो उसी पे कर लेते हैं, फिर बाद में गोल्ड और सिल्वर पे बात करेंगे कि इस समय जो एफआई जो है वो 95 स्मॉल कैप कंपनियों में वो पैसे लगा रहा है और ठीक ठाक पैसे लगाया है उसने। पिछले 2 क्वार्टर में उसने वहाँ पे बिकवाली किया था, बहुत हेवी बिकवाली किया था। अब उसमें वो ठीक ठाक पैसे लगा रहा है, जिसमें से इस 95 कंपनियों में जो 70 कंपनियाँ हैं उसका परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा था। और उसमें से जो है कुछ एक कंपनी जो है, 9 कंपनी जो है वो 50% से ज़्यादा नीचे गिर चुकी थी। अब उसमें पैसे पंप किए जा रहे हैं। तो ये देखिए जो कहा जाता है ना कि जो हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं कि बाय हेट एंड लव सेल, जो है सेल लव, तो वो चीज़ हो रहा है। क्योंकि ये स्मॉल कैप जो कंपनियों का जो शेयर्स है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो वहाँ चूँकि अब काफ़ी सस्ता हो गया है और वहाँ एफआईज पैसे लगा रहा है। देखिए, एफआईज का अप्रोच भी बदला है, क्योंकि जो पैसे आते हैं जो है आपके डीआईज के जरिए, जो म्यूचुअल फंड के जरिए जो पैसे आते हैं, वो स्मॉल कैप में एक बड़ा चंक जाता है, सबसे बड़ा चंक। अगर लार्ज कैप से भी ज़्यादा स्मॉल कैप में जाता है और मिड कैप में जाता है, फिर लार्ज कैप में आता है, जो देखा गया है एवरेज। तो वहाँ लोगों का पैसा आ रहा है, तो वहाँ पे एफआईज की बाइंग हो रही है। और एफआईज देखा उसका मकसद पैसे कमाने का होता है,
तो वहाँ वो पैसे कमाया जा सकता है। अब उन कंपनियों का नाम तो हम बोल नहीं सकते चूँकि सेबी रजिस्टर्ड है नहीं, और जो है डिस्क्लेमर आप लोग ज़रूर पढ़ लिए होंगे। लेकिन एक चीज़ है कि इन कंपनियों को चुना कैसे जा सकता है, तो उसका एक तरीका बता रहे हैं हम आपको, वो ग्राफिक्स चिपका दे रहे हैं कि इसमें 2-3 बातें देखनी होगी, जो 10 पॉइंट्स है। इसको जब आप स्क्रीनर में जाकर फीड करेंगे तो वो कंपनियां आपके पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो उसके जरिए जो है आप बेहतर कंपनी चुन सकते हैं। तो इसमें होगा कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, चूंकि स्मॉल कैप की कंपनी है, तो 300 करोड़ से ऊपर का हो, 300 करोड़ से नीचे वाला मत रखिएगा, 300 करोड़ से ऊपर और 5,000 करोड़ से नीचे वो आप फीड करेंगे। और कैसे फीड करना होता है वो स्क्रीनर में आप मेरे इसमें भी पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में भी पड़ा हुआ है, वो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। उसके बाद जाकर कई सारे इशू, जैसे पी जो है वो 35 से नीचे हो, जो है जो इसका ROC है वो 18 के ऊपर हो, जो है FI की हिस्सेदारी सबसे अहम पॉइंट होता है कि 20% से ऊपर हो। अगर 20% से ऊपर FI की हिस्सेदारी है, यानी उस स्मॉल कैप कंपनी में वो ठीक ठाक इन्वेस्ट कर रहा है, उसको पॉजिटिव है, उसने उसको ठोक बजाकर देखा हुआ है, तो वो एक फैक्टर रखेगा। और पब्लिक होल्डिंग 20% से नीचे हो, क्योंकि पब्लिक जहाँ जम कर चली जाती है तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि वो कमज़ोर हाथ होता है। ये तमाम फैक्टर्स को लगाने के बाद आपको इसमें से जो कंपनियां निकल जाएंगी उसको आप सोच सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो आपका पोर्टफोलियो है वो 20 शेयर्स का होना चाहिए, और उसमें स्मॉल कैप का शेयर 5 शेयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इससे जो आपको जो शेयर्स निकलेंगे उसमें से आपको बेहतरीन 5 शेयर्स चुनना है। तो 5 शेयर्स, उसका आपको सेल्स ग्रोथ देखना है जाकर, वो भी फैक्टर लगा हुआ है, उसका रेवेन्यू देखना है, उसके पास किस तरीके से प्रॉफिट आ रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद आप उसको चुन सकते हैं। और 5 जो है मिड कैप रखना चाहिए और 10 जो है लार्ज कैप रखना चाहिए इस समय के सिचुएशन पे। तो वो चीज़ें होती रहती हैं, और इस पर हम लोग टाइम टू टाइम बात भी करते रहेंगे। और साथ में जो खरीदने का तरीका होता है कि इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि उसको आप किस वैल्यू पे खरीदेंगे, वो रकम जिस जगह पे खरीद रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और FI फंडामेंटली देखने के बाद उस पर तलाशता है, जैसे कि इस पर देखिए कि 50% के आसपास गिर गया था, तो वहाँ उसने खरीदारी की जाकर। तो जो सबसे आइडियल तरीका होता है कि 200 DMA के नीचे, अब जो लार्ज कैप होता है उसमें 250-20 DMA के नीचे हम लोग खरीद लेते हैं, लेकिन यहाँ स्मॉल कैप में थोड़ा सा सावधानी बरतना होता है। तो 200 DMA के जस्ट नीचे हो तो वहाँ पे उस पर खरीदारी सोचनी चाहिए, पहला किस्त। अगर 50 के नीचे आया तो दूसरा किस्त, 20 के नीचे गया तो थम जाना चाहिए, जबकि लार्ज कैप में 20 के नीचे जाने पे ही खरीदते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो ये चीज़ें देखिएगा। बाकी हम लोग जो है बात करते हैं अब जो है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। देखिए गोल्ड और सिल्वर पे जो चीज़ें हैं वो बड़ी ज़बरदस्त मिक्स्ड खबर जो है पूरी दुनिया से आ रहा है। देखिए कीमत जो है वो MCX में तो कम है, लेकिन जो है ये चीज़ देखा जा रहा है कि हर जगह खरीदारी बड़ी ज़बरदस्त हो रही है और बड़े प्रीमियम पे हो रहा है। क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या सिंगापुर, सिंगापुर की तो ब्लूमबर्ग में भी खबर छपी हुई है। पूरी दुनिया में, इवन अमेरिका में जो है हाई प्रीमियम पे लोग वहाँ गोल्ड और सिल्वर खरीद रहे हैं। खासकर सिल्वर पे जो है बहुत ज़बरदस्त प्रीमियम देकर खरीदा जा रहा है। सिल्वर का प्राइस वो 8.86 था, जो इंडियन करेंसी में बन जाता है कस्टम और GST लगाने के बाद 2,60,000 के आसपास, जो है 2,60,000 के आसपास। अगर हम उस पर GST ना लगाएं तो 2,52,000 के आसपास। और कल जो बिक रहा था, जो यहाँ पूछा गया, जो रेट पूछा गया, तो वो था 2,75,000 के आसपास, यानी 23,000 प्रीमियम पे। चूँकि उसमें खरीदने के बाद आपको GST लगेगा, तो 23,000 प्रीमियम पे था सिल्वर। और गोल्ड जो है वो 4,753 पे डॉलर प्रति आउंस, अगर इसको किया जाए जो है तो 1,51,000 हो गया कस्टम और GST जोड़ने के बाद। और सिर्फ कस्टम को देखा जाए तो वो था 1,46,000। और कल इसमें भी 10,000 के आसपास का प्रीमियम था, ये 1,57,000 पे जो है बिक रहा था। तो यानी पेपर की कहानी और फिजिकल की कहानी बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। और आदमी क्या होता है कि इस वक्त जो है वो पेपर के जरिए जाता है, और जो है ETF में जो नुकसान हो रहा है वो उसके कारण हो रहा है, लेकिन फिजिकल में कहानी कुछ और है इस वक्त। और ये सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया में ये देखा गया है। और कई जगह तो ये कहा गया कि हम सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। कल भी सिंगापुर की एक खबर दिए थे, और सिंगापुर में बड़ी ज़बरदस्त लाइन देखी गई है
चाइना में भी उसी तरह की कहानी है। हालांकि चाइना में जो फ्यूचर में जो काम किए थे उसमें ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट है कि बहुत लोगों ने फ्यूचर पे जाकर ट्रेड किया था और उसके पैसे पूरी तरीके से डूब गए। और अगर हम कल चाइना को देखें तो वहाँ जो है सिल्वर जो है वो $91 पे गया, जबकि यहाँ 81, तो $10 का गैप था। यानी फिजिकल का डिमांड बना हुआ है। अब ये चीज़ें देखिए, ये जो कसमकस चल रहा है ये रहेगा इस समय। और एक बात तो फैक्ट है कि फिजिकल का मांग बना हुआ है। अब जो भी था, अब इसमें हुआ है कि जो पेपर पे जो खेल हुआ है तमाम चीज़, जिसके कारण रेट नीचे गया है, अब इस चीज़ को ठीक होने में वक्त लगेगा। क्योंकि जो सबसे बड़ा एक्सपायरी है वो मार्च का है, मार्च के लास्ट वीक में है। वहाँ तक क्या रखते हैं वो देखना होगा। और एक जो बड़ी बात है कि जेपी मॉर्गन का एक रिपोर्ट आया है जिसमें गोल्ड और सिल्वर को लेकर उसने बताया है। और इसके पहले ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट आया था, जेपी मॉर्गन की तरफ से एक खबर दी गई थी जिसमें बताया गया था 29 तारीख को, जिस दिन खेल हुआ है 30 तारीख, उसके एक दिन पहले, कि गोल्ड जो है वो $8,000 तक रह सकता है। लेकिन अब जो जेपी मॉर्गन की खबर आई है उसमें वो $6,300 ये बता रहे हैं, $6,300 प्रति आउंस गोल्ड का रेट बता रहे हैं। और अभी गोल्ड का चल रहा है 4,753। तो यहाँ से लगभग जो है आप इसको देखें तो 30% के आसपास ऊपर बता रहे हैं वो। और साथ में वो सिल्वर को लेकर बता रहे हैं कि ये $80 के आसपास रहना चाहिए। और सिल्वर भी अभी $81 से ऊपर है, $82 के आसपास है। अब ये जो खबर है, देखिए जेपी मॉर्गन का जो है ना बड़ा जरा नेगेटिव जो है, पूरी जो रिपोर्टिंग हुई है पूरी दुनिया में वो काफ़ी नेगेटिव हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से जो धराम किया गया था, $25 जो गिराया गया सिल्वर में और 78.90 में उसका सौदा कटा, वो तो जो है कॉमिक्स से वो रिपोर्ट सामने आ गई और पूरी दुनिया में चला। हमने भी खबर दिखाया था आपको। तो अब उससे क्या काफ़ी नेगेटिव है। तो वो आया है इसमें पॉजिटिव ये लेकर कि इतना रेट भाग सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो लग रहा है कि इसने जो सिल्वर पे जो माल पलटा होगा, इसने ये गोल्ड पे खरीदा होगा, जो ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि जब ये दे रहे हैं 6,300 के आसपास, जबकि ये शॉर्ट करने के लिए माहिर माने जाते हैं, इन्होंने वो रेट दिया है। और गोल्ड को लेकर इस वक्त दिया है जब जेफरीज ने दिया था, उसमें गोल्ड ऊपर जा रहा था। इस समय जब गोल्ड में बिकवाली हुई है उस वक्त ये रेट दिया है। तो वो एक जो है चीज़ खड़ा कर रहा है। लेकिन साथ में एक बात पॉजिटिव है कि जैसे गोल्ड को लेकर अगर 30% ऊपर दे रहा है तो गोल्ड का मार्केट ठीक ठाक है। सिल्वर जब 80 दे रहा है तो ये जो है, अब इसमें देखते हैं आगे किस तरीके का रहेगा। क्योंकि अगर ये 80 दे रहा है और सिल्वर गोल्ड जो है 6,300 के आसपास दे रहा है, तो ये आपका बन गया जो है GSR हो गया 1:80 के आसपास का। और 1:80 आने के बाद जो देखा जाता है कि सिल्वर फिर वहाँ से इम्प्रूव करना शुरू करता है, तो वहाँ से फिर रिवर्स मारता है। तो अब देखते हैं किस तरीके से रहता है। ये तमाम चीज़ जो है, मार्च बड़ा फैक्टर है। और दूसरा जो बड़ा फैक्टर है वो है जो नए फेड चिप आ रहे हैं, उसको लेकर पूरे मेटल के मार्केट में जो है हलचल मचा हुआ है। और डॉलर थोड़ा मजबूत भी हो गया है। डॉलर जो फिसल कर जो है 96 के आसपास चला गया था, कल भी उसमें मजबूती आई है। और डॉलर मजबूत होगा तो ये मेटल का बाज़ार जो है वो कमज़ोर होता है। ये फैक्ट है, इकॉनमी का पार्ट है, उसमें कुछ कर नहीं सकते, ना हम कर सकते ना आप कर सकते, ये चलता रहता है। तो लेकिन इसके जो है जो केविन वॉस आ रहे हैं और उनका एक बयान जो है लीक हुआ है कल जो चल रहा था, कि उसमें दो बातें वो कह रहे हैं कि एक तो हम इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे, दूसरा फेड के बैलेंस शीट को जो है मजबूत करेंगे। मतलब फेड के बैलेंस शीट को मजबूत करना यानी लिक्विडिटी मार्केट से कम होगा। तो जब लिक्विडिटी मार्केट से कम होगा और इंटरेस्ट रेट कम किया जाएगा तो लोगों के पास जाएंगे पैसे, लेकिन उससे क्या होगा कि डॉलर मजबूत होगा। और डॉलर मजबूत होगा तो गोल्ड और सिल्वर कमज़ोर होगा। वो लिंक्ड है ये सब जो है। तो अब वो चीज़ें हैं। और दूसरी बात की जो QE है, जो एक्स्ट्रा मनी जो डाले जाते हैं वो नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस शीट को इनको टाइट करना है। अभी तक क्या हो रहा था कि एक्स्ट्रा पैसे जो है वो फेड जो है वो सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम में डालता रहता था, बॉन्ड के जरिए और तमाम जरिए। तो उसमें टाइटनेस आएगा तो लिक्विड मनी कम होगा। तो लिक्विड मनी कम होगा तो उसका असर जो है गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो करेंसी, तमाम चीज़ों पर पड़ेगा। तो एक बड़ा टफ फाइट है इस वक्त। इसलिए जो कहा जाता है
जो बातें कहते हैं लोग या जो भी हम लोग कह रहे थे कि कभी भी ऐसी चीज़ों पे 20% से ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं रहना चाहिए जो है, और उसमें भी जैसे 2 पार्ट हो गया, तो जो मजबूत पार्ट है उसमें ज़्यादा रहना चाहिए, कमज़ोर पार्ट में कम रहना चाहिए। ये देखते हुए भी कि कमज़ोर पार्ट में तेज़ी बनी हुई है, तो उससे क्या होता है कि चीज़ें ठीक रहती है, दुरुस्त रहता है। आपकी नींद जो है वो बढ़िया से आता है। जैसे ये आपके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जो भी करेंगे वो सेबी रजिस्टर्ड से करेंगे, ये मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ। चाहे देखते हुए भी कि कितना भाग रहा है, नहीं भाग रहा है, क्योंकि इकॉनमी में कब क्या रंग बदला जाएगा ये कहना मुश्किल है। अभी जैसे मान लीजिए स्मॉल कैप के बारे में वो बातचीत हो रही थी, स्मॉल कैप मजबूत दिखेगा, भागेगा, बहुत तेज भागता है जो है, वो जो है कहीं मतलब अगर आप उसको देखिए मिड कैप और लार्ज कैप से बहुत ज़्यादा भागता है, लेकिन फिर भी क्यों ये बात हो रही थी कि 20 में से सिर्फ 5 स्मॉल कैप रहना चाहिए, 5 मिड कैप और 10 लार्ज कैप रहना चाहिए, क्योंकि बैलेंस रखता है, वो पता रहता है। स्मॉल कैप जैसे कि उसमें गिरा 9 शेयर जो है 70% क्या 67% के आसपास गिर गया, तो वो नींद उड़ा देता है। लेकिन लार्ज कैप के साथ क्या होता है कि वो उतना नहीं गिरेगा, एक आध गिर जाएगा, कोई एक कंपनी में कुछ गड़बड़ी आ गई, कुछ भी आ गया, वो अलग इशू है, फिर वो फाइट बैक कर जाता है, फिर वो वापस कर जाता है, बाउंस बैक कर जाता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई, तमाम कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इसलिए जो है पोर्टफोलियो को बिल्कुल बैलेंस करके रखना चाहिए। और साथ में बुधवार को मेंबरशिप ड्राइव पे जो है वो मैं एक जो है खबर दूंगा बड़ी शानदार उसमें, कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट जो है, जब कोई भागता है चीज़ें तो उस पर इन्वेस्टमेंट किस तरीके से रहना चाहिए, और जो गिरता है उस समय किस तरीके से रहना चाहिए। फिर आपने जहाँ सोचा था, अगर आपने सोचा कि नहीं इतना अमाउंट हो जाएगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो निकल गया आदमी, और उसके लिए कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। तो जो अप्रोच है, देखिए सारा खेल, पैसा आपके पास भी है, छोटे पैसे ही सही, लेकिन पैसा तो है, आप उस पैसे को लगा रहे हैं, तो पैसे को लगाने का जो नज़रिया होता है उसको बदलना होता है। रिवर्स नज़रिया जिस दिन रिवर्स कर देंगे उस दिन आप यहाँ से कमा के निकल जाएंगे। ये अप्रोच में सबसे अहम चीज़ होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है वो आपको और अपने लोभ पर कंट्रोल करना। गोल्ड को लेकर एक खबर है, जो गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट आई है कि 863 टन जो है उसमें गोल्ड खरीदारी किया है सेंट्रल बैंक ने 2025 में, और 2026 में भी खरीदारी करेगा जमकर, जिसके कारण मॉर्गन जो है वो रेट जो है उसका $6,300 प्रति आउंस दे रहा है। और लास्ट क्वार्टर में जो है वो 1303 टन खरीदा गया। ETF में बहुत ज़बरदस्त खरीदारी हुई थी, 175 टन का खरीदारी हुआ। सिक्का और जो बार है वो ज़बरदस्त बिका है, उसमें 30% की बढ़ोतरी देखी गई है, और 420 टन उसमें खरीदारी हुआ है। टोटल मांग जो है वो पूरे गोल्ड का वो 5000 को क्रॉस कर गया, पहली बार 5002 मैट्रिक टन हो गया, जबकि माइन का प्रोडक्शन जो था वो 3671 था, और प्रोडक्शन में सिर्फ 1% की बढ़ोतरी हो पाई थी। तो बाकी जो 1400 मैट्रिक टन बचे वो रिसाइकल होकर आया था। तो ये जो बता रहा है कि डिमांड जिस तरीके से है, और उसमें गोल्ड काउंसिल के हिसाब से कि सेंट्रल बैंक की खरीदारी लगातार चलती रहेगी, क्योंकि अमेरिका और तमाम चीज़ों का पंगा है, तो वो बना रहेगा। तो गोल्ड का बाजार जो है वो मजबूत दिख रहा है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी जो सिल्वर के बाजार में है कि जो पेपर ट्रेडिंग है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तमाम फिजिकल मांग और इन चीज़ों के बावजूद भी पेपर ट्रेडिंग के जरिए जो खेल दिखाया गया उसको लेकर अभी उसको सेटल होने में वक्त लगेगा, तो उस पर जो है आदमी को धैर्य रखना चाहिए। बाकी गोल्ड में चीज़ें देखते हैं कि आगे बैंक किस तरीके से खरीदारी करता है, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन गोल्ड का जो रेट भागा तो ज्वेलरी में जो है 35% की नरमी देखी गई, 35% कम खरीदे गए, लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत जम कर दिया लोगों ने। तो ये चीज़ है। और जो है और इस एक चीज़ देखा गया है कि गोल्ड में जो एक बार जब खरीद लेते हैं आदमी तो जल्दी जो है बिकवाली करते नहीं हैं, गोल्ड को लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, तो उसके कारण भी इसमें क्राइसिस बना रहता है। और गोल्ड को लेकर खासकर जो भारतीय महिलाओं हैं जो है उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप घर में मान लीजिए सपोज़ कि आपने गोल्ड में पैसे लगाए हैं या कुछ भी लगाया या नहीं लगाया, अगर आप बोलेंगे कि गोल्ड जो है आज 2 लाख रुपया हो गया, तो घर में ये बोला जाएगा कि आपने खरीदा क्यों नहीं। ये नहीं बोला जाएगा कि जो ज्वेलरी है कि इसको बेच दो, ये नहीं बोला जाता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है मेटल में, वो महिलाओं से, भारतीय महिलाओं से सीखना चाहिए। तो इतनी ही बात है आज, कल मिलते हैं फिर।